बच्चों, जैसे कि आप भली भांति इस तथ्य से परिचित हैं कि हम विगत लगभग 3 माह से सामाजिक मानवशास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, और हमारा निरंतर प्रयास ये रहा है कि हम इन कक्षाओं में अपना जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस है, कौन सा सिलेबस जो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उस सिलेबस को मैक्सिमम हम समय रहते कंप्लीट कर सकें, जिससे हम उसका रिवीजन कर सकें और जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनको हम सॉल्व भी कर सकें। हमने इस प्रयास में लगभग 7 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने यूनिट फर्स्ट तो पूरा कंप्लीट कर लिया, यूनिट सेकंड का भी हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए, नातेदारी व्यवस्था और परिवार की अवधारणा और साथ में विवाह की अवधारणा। आज हम एक नवीन विषय आरंभ करते हैं, एक नवीन टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है आदिम राजनीतिक व्यवस्था। ये क्या है? राजनीतिक व्यवस्था क्या है और क्या इसके बगैर किसी भी समाज की कल्पना की जा सकती है? ये असंभव है। एक जनरल हम बात करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर बात करते हैं। अगर हम सिर्फ समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते बात न करके एक सामान्य जन के रूप में बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था वो सूत्र है जो समस्त व्यवस्थाओं को एक सिरे से बांधकर रखता है। वो एक सत्ता है, एक व्यवस्था है जो अपने कुछ अंगों के द्वारा समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब सत्ता, राजनीतिक सत्ता व्यवस्थित होती है तो सामाजिक व्यवस्था स्वतः रूप से बहुत अच्छी और सकारात्मक दृष्टि से चलती है। अब इस संबंध में अगर हम बात करें तो ये हम देखेंगे कि सर हेनरी मैन एवं E.A. हॉबल, ये दोनों जो कि महान मानवशास्त्री थे, उन्होंने अपने अध्ययन काल में राजनीतिक मानवशास्त्र को एक दिशा प्रदान की थी। बेटा बड़ी कमाल की बात आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि मैं जब कभी किसी समूह में बात करती हूँ या विद्यार्थियों से बात करती हूँ तो हमेशा इस बात को इंगित करती हूँ कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे समाज का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। कैसे? आप यू विल बी सरप्राइज कि सोशोलॉजी ऑफ आर्मी, सोशोलॉजी ऑफ बाइसिकल से लेकर सोशोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट मीन्स पॉलिटिकल सोशोलॉजी, मेडिकल सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये तमाम तरह की समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो समाजशास्त्र का अभिन्न भाग रही हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इस चीज़ पे गर्व भी करें कि समाजशास्त्र अगर हम पढ़ रहे हैं तो विश्व का, समाज का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो अछूता रह जाए। तो ये जो मानवशास्त्री रहे हैं, बेसिकली इनका नाम जैसे मैंने पहले बताया सन हेनरी मैन और E.A. हॉबल, ये दोनों मानवशास्त्री हैं जिनके अध्ययनकार ने राजनीतिक मानवशास्त्र को एक दिशा प्रदान की। और राजनीतिक मानवशास्त्र का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक से माना जाता है। हो सकता है आपके असाइनमेंट में मैं ये प्रश्न पूछ लूँ, तो राजनीतिक मानवशास्त्र का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम से, पुस्तक जो बनी है, लिखी गई है, उससे माना जाता है, जिसमें फोर्टेस, इवांस, पिचार्ड, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा संपादित ये किताब है। और इसमें अफ्रीकी जनजातीय समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को संकलित किया गया है। ये आपका पूर्णतः, अगर आप सोचें कि आदिम समाज जो सभ्यता से दूर हैं वहाँ राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी भूल होगी। ये राजनीतिक व्यवस्था आदिम समाजों में भी उसी प्रकार से पाई जाती है। हाँ, उसका स्वरूप अलग है, लेकिन जिस प्रकार से आज आधुनिक समाजों में राजनीतिक व्यवस्था है, आदिम समाजों में भी राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें इस तथ्य पर प्रकाश डालने का भी प्रयत्न किया गया कि किस प्रकार इन समाजों में पाई जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था से भिन्न है। तो संभवतः जॉर्ज बाउडियर प्रथम राजनीतिक मानवशास्त्री रहे जिन्होंने सरल समाज के राजनीतिक अध्ययन की पहल की थी। और एडमंड लिंच ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम इन हाईलैंड वर्मा में
कुछ सामान्य किंतु महत्वपूर्ण विचार इस संबंध में व्यक्त किए थे। उन्होंने लिखा था कि सभी मानव व्यवहारों के आधार में स्वभावतः किसी न किसी प्रकार के अधिकार एवं शक्ति का लाभ का जो मोह होता है वो दिखाई देता है। लीच के अनुसार ये मान्यता आवश्यक एवं न्यायोचित भी है। देखिए, जब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं तो वो दो आधार बिंदुओं पर टिकी हुई दिखाई देती है। पहला आधार बिंदु क्या है? सत्ता, और दूसरा है अधिकार। तो शक्ति का लाभ और अधिकार का लाभ ऐसा है जो सारी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने का केंद्र बिंदु बनता है। ठीक है। अब राजनीतिक मानवशास्त्र की प्रासंगिकता इस तथ्य में भी है कि यह कानून तथा राजनीतिक अवधारणाओं को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक मानवशास्त्र से रीति रिवाज, नियम, कानून इत्यादि को सांस्कृतिक संदर्भ में देखते हैं। उन्हें स्थिति की भी जानकारी है कि किसी विशेष समुदाय में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस प्रकार से क्रियान्वित की जानी चाहिए। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक मानवशास्त्र की प्रासंगिकता किस तथ्य में है कि कानून तथा राजनीति की अवधारणाओं को समझने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक मानवशास्त्री रीति रिवाज, नियम, कानून इत्यादि को सांस्कृतिक संदर्भ में देखते हैं और इस स्थिति की भी जानकारी लेते हैं कि किसी विशेष समुदाय में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस प्रकार के कार्य कार्यान्वित किए जाने चाहिए। अब ये भी हम देखते हैं कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था पाई अवश्य जाती है। और इस प्रकार राजनीतिक संगठनों की, राजनीतिक संस्थाओं के पास जो शक्ति अथवा बल होता है, इस श्रम शक्ति अथवा बल का प्राचीन राज्य की राजनीतिक संस्थाएं अथवा वहाँ के निवासी इसका प्रयोग करते हैं। तो आदिम समाजों में आधुनिक समाज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि है, लेकिन आधुनिक समाज की तरह से लिखित कानून नहीं है, बल्कि वहाँ का अधिकांश कानून जो राजनीतिक व्यवस्था, अधिकांश कानून, नियम, ये सब क्या है? प्रचलित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, मौखिक तौर पर होते हैं, लेकिन एक मौखिक तौर पर उतने ही कठोर होते हैं जितने कि आज आधुनिक समाज में लिखित रूप में कानून होते हैं, जितनी की न्यायिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। और ये सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं को भी पूरी तरीके से अपने हस्तक्षेप में रखते हैं। और ये देखने में आया है कि आधुनिक समाजों में जिस प्रकार से कार्य व्यवस्था होती है और उसमें और इनकी जो परंपराएं हैं वो मेनली राजनीतिक व्यवस्था को भी डोमिनेट करती हैं। और इस संदर्भ में समाज के जो दूसरे अवयव हैं उनके साथ भी ये संबंध बनाकर रखते हैं। अब आदिम राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र और प्रासंगिकता क्या है, इस बारे में हम देखते हैं। तो रैडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के अनुसार आदिम समाजों में राजनीतिक संगठन संपूर्ण संगठन का वह भाग है जो शारीरिक शक्ति के प्रयोग के नियंत्रण तथा नियमितता से संबंधित है। शुड आई रिपीट इट अगेन? रैडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक, ये पुस्तक याद रखिएगा, स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की बात की और उन्होंने कहा राजनीतिक संगठन संपूर्ण संगठन का वह भाग है जो शारीरिक शक्ति के प्रयोग के नियंत्रण तथा नियमितता से संबंधित है। तो इस परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि आदिम समाज की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक संगठन किसी न किसी रूप में पाया जाता है जो सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी न किसी रूप में पाया ही जाएगा। हम ये मान के चलें कि आदिम समाज क्योंकि सभ्यता से दूर हैं, जो आधुनिक समाज की दृष्टि में ज्ञान है उससे दूर हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं होगी, राजनीतिक संगठन भी नहीं होगा। तो राजनीतिक संगठन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी उसी प्रकार से राजनीतिक संगठन पाया जाता है, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होगा आज के आधुनिक समाजों से,
पर सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक संगठन किसी न किसी रूप में पाया जाता है जो सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। फिर इवांस प्रिचार्ड की पुस्तक, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उन्होंने पुस्तक लिखी है अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें उन्होंने आदिम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की कि आदिम समाजों में सरकार द्वारा शासन नहीं किया जाता, जबकि आधुनिक समाजों में किसके द्वारा शासन किया जाता है? सरकार के द्वारा। तो इसमें राज्य होते हैं, राज्य का गठन सत्ता, न्यायिक संस्थाओं, क्षेत्रीय प्रशासन, व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। तो इवांस प्रिचार्ड ने आदिम राज्य संगठनों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि आदिम समाज में नगरीय समाजों की तरह ना तो सरकार होती है, ना ही कानून व्यवस्था होती है, ना ही केंद्र सत्ता होती है, ना ही कार्यपालिका होती है, ना ही व्यवस्थापिका होती है। आदिम समाज में कानून व्यवस्था कर्तव्य एवं अधिकार के रूप में होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो कर्तव्य पालन करने के लिए उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से बाध्य किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आदिम समाजों में कानून व्यवस्था किस रूप में होती है? कानून और अधिकार के रूप में होती है। याद रखेंगे ना आप कि आदिम समाज में कानून व्यवस्था कर्तव्य और अधिकार के रूप में होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो कर्तव्य पालन करने के लिए उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से बाध्य किया जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन और हॉबहाउस ने अधिकारों और कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिम राजनीतिक व्यवस्था बल प्रयोग द्वारा सत्ता बनाए रखती है। इसके अंतर्गत लोग परंपरा, अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा बंधे रहते हैं। तो हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आधुनिक समाज और आदिम समाजों में? आधुनिक समाजों में जो संपूर्ण कार्य व्यवस्था है वो क्षेत्रीय प्रशासन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, कानून व्यवस्था के द्वारा केंद्र सत्ता जो सेंट्रल पावर होती है इनके द्वारा नियंत्रित होती है। परंतु आदिम समाजों में जो कानून व्यवस्था होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अधिकार और कर्तव्य के द्वारा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? समाज द्वारा प्राप्त मान्यता जो नियमावली है उसके द्वारा वो बाध्य किया जाता है। और इस संदर्भ में रैडक्लिफ ब्राउन और हॉबहाउस ने बिल्कुल स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अधिकारों और कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आदिम राजनीतिक व्यवस्था बल प्रयोग द्वारा सत्ता बनाए रखती है और इसके अंतर्गत लोग परंपरा, अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा? आधुनिक समाज में कानून के द्वारा, परंतु आदिम समाजों में अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा बंधे रहते हैं। अब सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र में परंपरागत रूप से अल्प विस्तार वाले समाजों का अध्ययन का विषय बना हुआ है। तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं, नवीन दृष्टिकोण और नवीन ज्ञान का सर्जन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत राजनीति शासी, नियंत्रण मुक्त और अराजक समाजों की श्रेणी मानते रहे हैं। उनमें भी एक राजनीति, देखिए सबसे कमाल की बात है कि चाहे वो नियंत्रण मुक्त समाज रहे हैं जिन पे कोई नियंत्रण नहीं है, वहाँ पर भी एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था पाई गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस तथ्य को समझने की चेष्टा करेंगे बच्चों कि हमने जिस बात को अभी ये जाना कि आदिम समाजों में राजनीतिक व्यवस्था है, परंतु उस आदिम व्यवस्था का स्वरूप जो वर्तमान आधुनिक समाजों में है उससे बिल्कुल अलग है। और किस रूप में अलग है कि आदिम समाजों में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका जो पैरामीटर है, जो उसकी आधार भूमि है वो क्या है? जो वहाँ के नियम हैं। और आदिम समाजों में लिखी हुई जो परंपराएं हैं वो आधुनिक समाजों से इस तरह से भिन्न है कि आधुनिक समाज में हर बात जो राजनीतिक व्यवस्था में है उसके लिए एक नियमावली है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन की एक नियमावली है, एक नियम है कि इस एज से, अब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता ना। और ये जरूर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में
जो उच्च स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है। एक 8वीं पास व्यक्ति भी एमएलए बन सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है। लेकिन कुछ पैरामीटर हैं, एज का पैरामीटर है और उसके अलावा अन्यत्र भी पैरामीटर हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जिन्हें अगर उन नियमों के विरुद्ध कोई जाता है तो उनका इलेक्शन रद्द भी किया जा सकता है। तो इसके लिए बाकायदा एक बॉडी बनी हुई है, एक जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। ये चुनाव आयोग पूर्णतः नियंत्रण की व्यवस्था करता है। उसके बाद लोकल स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था है और अगर हम उससे ऊपर स्थिति पे जाते हैं तो नगर पालिका है, उससे ऊपर जाते हैं तो नगर निगम है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो जिस भी जगह जो भी व्यवस्था है वो संपूर्ण व्यवस्था एक लिखित रूप में है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने खड़े होकर बहस करते हैं, मुद्दों पे चर्चा करते हैं। पर भारत में क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव की पूर्णतः एक अलग प्रक्रिया होती है। तो हर देश अपनी अलग प्रक्रिया को अपनाता है, लेकिन वो अलग प्रक्रिया किस स्वरूप में होगी वो उस देश का कानून, उस देश का संविधान निर्धारित करता है। लेकिन आदिम समाजों में इस प्रकार का कोई संविधान नहीं है। वहाँ जो कुछ भी है वो लिखित नहीं है, अपितु सदियों से परंपराओं से चले आने वाली वो परंपराएं हैं जहाँ व्यक्ति ये सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से समाज में जो उनका समाज है वहाँ कानून व्यवस्था और परंपराओं को बनाए रखा जाए। और अधिकतर वहाँ पर बल प्रयोग पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है कि अगर व्यक्ति कही गई बातों को ना माने। और वहाँ पर जो चुनाव का तरीका अमूमन ये देखने में आता है कि जो बलशाली है, जो प्रभावशाली है, वही सत्ता पर आसीन होता है। ठीक है, तो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती अधिकतर। देखिए कई आदिम समाजों में हो सकता है, अब है या नहीं है ये तो मैं भविष्य में जो आपकी कक्षाएं लूँगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैंने आज आपको मूल अंतर बताया आदिम समाजों में जो राजनीतिक व्यवस्था है और आधुनिक समाजों में जो राजनीतिक व्यवस्था है। इसके बाद हम किस प्रकार के समाजों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं उसे हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व ऐसा ना हो बच्चों कि हम जितना पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं वो सब तो हम वैनिश करते जाएं, हम उस सब को तो समाप्त करते जाएं, भूलते जाएं और नया पढ़ते जाएं। इसलिए मेरी आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं देखती हूँ, मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक भी बच्चा उसे कंप्लीट नहीं करता है। तो प्लीज़ इस आदत को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप असाइनमेंट अगर पूरा करेंगे तो उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए स्वाभाविक तौर पर आप पहले वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो PDF नोट्स शेयर किए जाते हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ेंगे। बिना PDF नोट्स को पढ़े हुए आपके लिए असाइनमेंट का उत्तर देना सहज नहीं होगा। तो जब आप असाइनमेंट पढ़ेंगे और निरंतर 2 या 3 बार जब आप PDF नोट्स पढ़ेंगे और असाइनमेंट्स के उत्तर देंगे तो आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं। बेटा देखिए, जब हम आमने सामने की कक्षाओं में होते हैं तब भी आपको याद होगा कि पिछले 2 वर्षों से हम निरंतर प्रैक्टिस टेस्ट लेते आ रहे हैं। तो प्लीज़ उस परंपरा को मत तोड़िए, पढ़िए। हाँ, मैं लगातार आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए ना आप में से कोई प्रश्न पूछता, प्रश्न तो आप तभी पूछेंगे ना जब आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तभी ना कहीं उलझेंगे। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी कि अगर आप कहीं नहीं उलझते। वैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर एक ऐसा पेपर है जहाँ पर उलझने कम है, दिक्कत आती है सोशल थिंकर के पेपर में। तो इसलिए मेरा निरंतर आपसे निवेदन है कि आप इसे पढ़िए। और सबसे पहले मैं बहुत शीघ्र ही आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ वापस से। ये जो आपका असाइनमेंट है वो नहीं, मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाली हूँ जो पिछले 4-5 सालों से आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे गए हैं। और 20 अंक का प्रश्न है, जो 4 अंक का प्रश्न है और 2 अंक का प्रश्न है, वो सारे आपको पूछूंगी मैं आपसे।
और उसका और अपेक्षा करूँगी कि आप भले ही मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में उत्तर ना शेयर करें, लेकिन उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये मानता है कि अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की है तो आपके अच्छे अंक आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए और मैं फिर पुनः दोहरा रही हूँ, अगर कहीं कोई समस्या है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके भावी भविष्य के लिए मैं हमेशा बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि कोविड-19 कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा पे भी ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहें, मास्क लगा के रहें, बार बार निरंतर अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी निधि और ताकत है। धन्यवाद।